हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आइकन प्रेप यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 5 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा देश कविता। ठीक है, हर क्लास में सबसे पहला चैप्टर कविता ही है, इसलिए मेरा देश कविता जो है आप लोगों का क्लास 5 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि प्रथम पाठ। तो प्रथम पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके कवि के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। जो ये कविता जो लिखे हैं वो कवि का नाम क्या है, तो इस कविता के रचयिता कौन है। तो इस कविता के रचयिता है हमारे सोहनलाल द्विवेदी, जैसा हम लिखे भी हैं मेरा देश कविता, ठीक है ना, कवि सोहनलाल द्विवेदी। अब हम लोगों को इस पर जानना है, जो सोहनलाल द्विवेदी कवि का इस कविता लिखने का उद्देश्य क्या था, कवि का इस कविता लिखने के पीछे भाव क्या था। तो सबसे ज़्यादा कवि का इस कविता में उद्देश्य था अपने देशभक्ति के भावना ओतप्रोत है। ये कविता जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, मेरा देश, देशभक्ति की भावना से ये कविता ओतप्रोत है। अर्थात कवि का ये उद्देश्य है जो हम क्या करें, हमेशा स्वदेश से प्यार करें। अपने स्वदेश से प्यार करने का अर्थ होता है देश के हर एक चीज़ों से प्यार करना, उसे हम कहते हैं स्वदेशी बनना, राष्ट्रभक्ति की भावना। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कविता का केंद्र क्या है, केंद्र भाव क्या है, तो वो कविता का हमारा केंद्रित भाव है, केंद्रीय भाव वो क्या है, देशभक्ति की भावना। उस देशभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए कवि ने क्या किन पंक्तियों का सहारा लिया है, तो पंक्तियों का वो ये सहारा लिए हमारे देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का उन्होंने वर्णन किया है, भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का वर्णन किया है। उनका मानना है जो हमारे देश में न संस्कृति की कमी है, न हमारे देश में किसी भौगोलिक की कमी है, सब कुछ हमारे देश में अच्छा ही अच्छा है, शांतिपूर्ण भाव रूप से है। ठीक है, तो वही भौगोलिक वर्णन करते हुए उन्होंने महापुरुषों की भी भावना को उजागर किया है। संस्कृति के रूप में कैसे हमारा देश ही ऐसा था जिसमें क्या है, राम जैसे पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, रघुपति। हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पर कृष्ण की गीता का क्या किया गया है, उपदेश दिया गया है। तो हमारी संस्कृति और हमारा भौगोलिक वर्णन जो है वो सभी देशों से क्या है, अच्छा है। ये सारी भावना का उजागर करते हुए कवि जो है ये कविता लिखे हैं, मेरा देश, यानी सबसे अच्छा मेरा देश। और कवि के उस उद्देश्य को हमें भी क्या करना है, अपने हृदय में सम्मान देना है। हमें हमेशा अपने देशभक्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए। देशभक्ति का तत्पर रहने का अर्थ क्या होता है, जो हम देश का गुणगान कर, नहीं, देशभक्ति से हम तब तत्पर रहेंगे जब हम अपने देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, अपनी देश की भाषा से प्यार करते हैं, हम अपने देश के हर एक प्रतीक से प्यार करते हैं, तब हम देश के लिए तत्परता है और देशभक्ति की भावना हमारे मन में उजागर है। अब हम लोग आते हैं कुछ आपके शब्द जो है, कठिन शब्द जिसका मैं अर्थ समझा रही हूँ, जैसे पखाड़, पखाड़ना। आप लोग गांव में भी सुनते होइएगा, जो अरे उसका हम चरण पखाड़ रहे हैं, इसका अर्थ होता है धोना, धोना। ठीक है, सिंधु जो समुद्र है, समुद्र, सिंधु यहाँ पर क्या है, समुद्र है, ये आप लोग जानते भी हैं, जो बार बार सिंधु जहाँ पर बहुत सारे व्यापारियों का वर्णन हुआ है तो आप जानते ही हैं। अमराइया आम का बाग, ऐसे आपके पुस्तक में जो है अमराइया में बगीचा बाग दिया हुआ है, लेकिन बाग बगीचा के लिए जो है कानन, जंगल, ये सब आता है, लेकिन हमारे अमराइया का अर्थ होता है आम का बाग ही, हमेशा ध्यान में रखिए। अमराइया मतलब जहाँ आम जो है जब मुजरता है, उसमें फूल देता है, तो उसकी एक सुगंध ही अलग होती है। उस अमराइयों का यहाँ पर कवि जो है वर्णन किए हैं, उस सुगंध का वर्णन किए, इसीलिए अमराइया लिखे हैं। पुनित जिसका अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, मलय, मलय जो है दक्षिण भारत का एक पर्वत है जिस पर चंदन वृक्षों की बहुलता होती है। चंदन के वृक्ष जो सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है, उस बहुलता बहुत अधिक वहाँ पर पाया जाता है। और ये मलय जो है दक्षिण भारत में एक पर्वत है जहाँ पर चंदन की वृक्ष अधिक से अधिक पाया जाता है। तो हम लोग कुछ कठिन शब्दों का
जानकारी ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कविता की पंक्तियों पर आते हैं। कविता का क्या उद्देश्य है, उन पंक्तियों के द्वारा कवि की भाव को अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली पंक्ति आपका है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखाड़ पगतल नित सिंधु चूमता है। नित सिंधु क्या करता है, झूमता है। अब देखो यहाँ कवि क्या कहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय, हमारे देश की उत्तर दिशा में जो है वो हिमालय हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। जो हिमालय पर्वत से हम क्या करते हैं, हमारे देश की का वो मुकुट कहलाता है, हमारे देश का वो रक्षा कहलाता है। उस हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, वो कहाँ है, तो हमारे देश भारत में है। और वो कैसा प्रतीत हो रहा है, आकाश को चूमते हुए, अर्थात जैसे लग रहा है वो आकाश को अब छुएगा, चूमेगा। नीचे पखाड़ पग तल नित सिंधु झूमता है, अर्थात जिस भारत का पैर पखाड़ता है कौन, समुद्र, सिंधु, समुद्र पैर पखाड़ रहा है और हमेशा जैसे कि उसका पखाड़ करके झूमता हो। इतना सुंदर दृश्य, भौगोलिक दृश्य का वर्णन यहाँ पर कवि किए हैं। अगला पंक्ति आपका है, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई छटाए पग पग छहर रही है, पल पल नई छटाए पग पग छहर रही है। सबसे अधिक गंगा नदी को पवित्र माना गया है। गंगा जल को हम क्या करते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं, हमेशा के लिए सबसे अधिक पवित्र माना गया है। मरने के समय भी हम गंगा जल देते हैं तो लगता है क्या, जो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। हर एक शुद्ध काम के लिए, पवित्र काम के लिए गंगा जल का प्रयोग होता है। वो गंगा नदी भी अगर बहती है तो वो क्या, हमारे देश भारत में पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हमारे देश में बहती है, उसकी लहर जो है हजारों लोगों को बहुत ही सुख शांति देती है। पल पल नई छटाए पग पग छहर रही है। अब पल पल नई छटाए पग पग छहर रही है। जब गंगा नदी और यमुना नदी की लहरें बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा भी मानना यही है और कभी भी यही मानते हैं, हजारों गलतियों करके और कुछ भी हमें करना है तो जाते हैं गंगा स्नान कर लेते हैं। उनकी लहरों में पग पग क्या हो रही है, हर कुछ छटाए पग पग छहर रही है। इसी पर कवि ने कहा है, कितनी सुंदर बात, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात ये सारा गुण जो है, जो अभी हम आपके बीच वर्णन किए हैं, हमारे देश में हिमालय पर्वत है, हमारे देश में समुद्र जो है धरती का पैर पखाड़ती है, गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। ये देश कौन सा है, तो वो देश हमारा भारत है। और उस भारत देश को क्या मानते हैं कवि, कवि का मानना है वह पुण्य भूमि है, वह जन्मभूमि हमारी है, स्वर्ण भूमि है और मातृभूमि है। सही बात है, जहाँ पर हम कर्म करते हैं वो हमारी कर्मभूमि कहलाती है। जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया वो तो जन्मभूमि कहलाती ही है। स्वर्ण भूमि हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ये भौगोलिक वर्णनों को लेकर के, भौगोलिक विशेषता को लेकर के कवि इसे स्वर्ण भूमि मानते हैं। मातृभूमि, ये धरती माँ जो है हमारी माता है, भारत माता के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो कवि का ये पहला तात्पर्य था आपका, बता दिए क्या, जो हिमालय का वर्णन करते हुए, सिंधु नदियों का वर्णन करते हुए कवि, गंगा जमुना नदियों का वर्णन करते हुए कवि अपनी देश की विशेषता को बताए हैं। अब दूसरा पद में हम लोग चलते हैं, कविता के दूसरे पद पर आइए। वो है हमारा, झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, झरने अनेक झरते हैं, कहाँ, तो पहाड़ियों में। पहाड़ों का वर्णन करते हुए बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ अनेक झरने झरते हैं, जो हमारे प्राकृतिक प्रकृति को और भी खूबसूरत बनाती है, सुंदर बनाती है।
चिड़िया चहक रही है, उसमें सभी पशु पक्षी जो है अपने ही भाव में मस्त मगन में चहकते रहते हैं, खुशहाली में चहकते रहते हैं। हो मस्त झाड़ियों में, उन मस्त झाड़ियों का अर्थ होता है बागों में जो पशु पक्षी चहकते हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। आप कोयल को देखे होइएगा, कोयल जब भी आम में मंजर देता है अर्थात फूल निकलता है, तब सबसे अधिक कोयल जो है उस फूल को देख करके प्रसन्न होती है और उसे पसंद भी है, वो मंजर उसे बहुत पसंद भी है, इसीलिए बार बार कोयल उस आम के पेड़ पर बैठती है। इसीलिए कवि ने लिखा है कोयल पुकारती है, यानी कोयल की इच्छा होती है जो अमराइयाँ आए, अर्थात वो आम के बगीचे में वो मौसम आए, बसंत ऋतु का मौसम आए, जो सब में क्या हो, धीरे धीरे फूल निकले और कोयल भी प्रसन्न हो जाए, अर्थात हर पशु पक्षी यहाँ प्रसन्न भाव से रहते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय का अर्थ अभी हम आपको लिखे हैं, दक्षिण भारत का एक पर्वत है मलय, जहाँ पर चंदन का वृक्ष होता है। चंदन के वृक्ष की खुशबू जो है वो बहुत ही सर्वप्रिय होती है, बहुत अच्छी होती है। आप लोग चंदन, यहाँ भी चंदन की लकड़ी जो होती है उसका घिस करके अगर आप चंदन लगाते हैं तो बहुत अच्छी मीठी सी खुशबू आती है, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है जो उस खुशबू को सूंघने के बाद भी हमें मन नहीं भरता है, इस तरह से। तो जब वो हवाएं चलने लगती है तब क्या होता है, उस दक्षिण भारत के पर्वत पर बहुत सारी चंदन का वृक्ष है और जब मलय हवाएं चलती है तो वो खुशबू पूरे पर्यावरण में व्याप्त हो जाती है। तब फिर कवि कहते हैं इस वर्णन करते हुए, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात कवि जो है अपने देश को, पहला पंक्ति में हम आपको बताए हैं पुण्य भूमि कहा है, दूसरे में उन्होंने अपने देश को क्या कहा है, धर्म भूमि भी कहा है और कर्म भूमि भी कहा है। बार बार इस बात को ध्यान रखिए, कवि जो है अपने देश को क्या क्या कहे हैं, पुण्य भूमि कहे हैं, जन्मभूमि कहे हैं, धर्म भूमि कहे हैं और कर्म भूमि कहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे की पंक्ति आपकी है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। अर्थात हमारा देश ऐसा है जहाँ पर भगवान विष्णु जो है मानव रूप में जन्म लिए थे, अर्थात रघुपति राघव राजा राम, अर्थात राम को जो है रघुपति के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही हैं उनका दूसरा नाम रघुपति भी है। और जन्मी जहाँ थी सीता, हमारे देश में ही सीता जैसी जिस सीता का आज उपदेश पूरे समाज में नारी जाति को दिया जाता है, जो अगर बनना है तो सीता के जैसे बनो। आज पुरुष समाज में क्या है, रघुपति का उपदेश दिया जाता है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम ये राम थे, राम के जैसे मर्यादा अनुकूल आप बनिए। वैसे महापुरुष, वैसी माता सीता कहाँ जन्म लिए थे, तो वो हमारे देश भारत में जन्म लिए थे। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता, गीता का पवित्र उपदेश जो है बंसी सुना करके पवित्र उपदेश कौन दिए हैं, वो श्री कृष्ण दिए थे। और क्या श्री कृष्ण का उपदेश होता है, कर्म से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। राम का भी उपदेश यही था, जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो है अपना कर्म, और इसी के कारण श्री कृष्ण का भी उपदेश यही था, कर्म सर्वप्रिय है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाया, जग को दया दिखाया, जग को दिया दिखाया। अर्थात गौतम बुद्ध जिन्होंने दया और अहिंसा के मार्ग पर चला, दया और अहिंसा के मार्ग पर चला, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार तक को त्याग दिया। परिवार अपने पुत्र, छोटे से पुत्र को त्याग के, अपनी पत्नी को त्याग के, आपको पता है गौतम बुद्ध जो है कपिलवस्तु के राजकुमार थे, कभी जिनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था, और वो राजसी जीवन को त्याग करके सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन को त्याग दिए। और वो भी वैसे महान पुरुष कहाँ जन्म लिए थे, हमारे देश भारत में जन्म लिए थे।
जो आज तक हमारे देश का सुयश को बढ़ा रहे हैं और हमेशा के लिए बढ़ाते ही रहेंगे। उन्होंने एक समय था जो हमारे बीच से वो चले गए, लेकिन आज भी हम उनके उपदेश को याद करते हैं। जो गौतम बुद्ध का कहना ये था, उन्होंने किस मार्ग पर चला? सत्य, दया और अहिंसा के मार्ग पर चला। उनके भावना में भी यही था, कोई लोभ नहीं, कोई प्रपंच नहीं, हमेशा वो सत्य के मार्ग पर ही चले। जग को दया दिखाया, जग को दिया दिखाया। और इसीलिए कवि यहाँ लिखे हैं एक पंक्ति, जो उन्होंने जग को क्या दिखाया था? दया। जो आपको हम बार बार कह रहे हैं, गौतम बुद्ध हमेशा दया के मार्ग पर चले थे, जिसका एक कहानी मैं छोटा सा सुना रही हूँ आप लोगों को, वो सुनिए। अंगुलीमाल एक डाकू था, जो आप बहुत सारे बच्चे बचपन में पढ़े होंगे, उनकी दया की वर्णन करते हुए, और वो सबका जो है अंगुली काट करके माला बना के पहन लेता था। गौतम बुद्ध जो है वहाँ पे गए तो अंगुलीमाल कहा, जो तुम कौन हो जिसे तो हमसे भय नहीं लगा और यहाँ चले आए हो? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं गौतम बुद्ध हूँ, मेरा नाम बुद्ध है, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा अंगुली काट करके माला बना करके पहनूंगा। और उन्होंने गौतम बुद्ध जो है बिना भय के उस डाकू को भी सत्य का ज्ञान दिए, और वो सत्य का जब उसे ज्ञान दिए तो क्या हुआ? वो भी उनका शिष्य बन गया, उनका अनुयायी बन गया। तो दया के मामले में अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध की तो बात ही अनोखा है। उनके बात का तो हम, उनकी दया की तो प्रशंसा करते हुए भी नहीं थकते हैं। कोई लोभ नहीं, जीवन में अपना जीवन ही उन्होंने क्या किया? सिर्फ व सिर्फ दया और लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया उन्होंने। इसीलिए फिर कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात वो भूमि, युद्ध भूमि क्या थी? श्री कृष्ण का उपदेश के अनुसार वो कहते हैं, जब श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो क्या कहते हैं? जो ये मत सोचो जो सामने वाला कौन है, जो भी है सामने वाला वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, अर्थात तुम अपने कर्म से पीछे मत हटो। एक क्षत्रिय का कर्म क्या होता है? इसी के कारण कवि यहाँ पर कहे हैं, वह युद्ध भूमि मेरी। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए गौतम बुद्ध ने प्रेरित किया, इसीलिए कवि कहते हैं वो बुद्ध भूमि मेरी। अर्थात बुद्ध की यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक सच्चाई का हम गुणगान करते हैं। यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। अर्थात ये भारत भूमि जो है वो क्या है हमारी? ये कर्म भूमि है और हमारी जन्मभूमि है। कवि का कहना ये था, जो हम आप लोगों को समझाए हैं, जो हमेशा हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, क्योंकि देश से जो हम प्यार करते हैं तो देश के प्रति हमारी देशभक्ति की भावना हमेशा जागृत होनी चाहिए। अर्थात किसी भी हाल में हमें अपने देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। देश के प्रति हमारा भावना हमेशा के लिए सत्य का हो। कोई भी चीज़, अब ऐसा नहीं है जो बॉर्डर पर लड़ाई करता है वही हमारे देश की रक्षा का ठेका ले लिया है, नहीं, हम भी उतने ही देश की रक्षा का तात्पर्य है जितना कि वो सैनिक है। अर्थात हर भारतवासी की ये सोच होनी चाहिए, ये कामना होनी चाहिए, जो ये देश जो है ये क्या है? हमारा है, हम सब का है, और हर एक कर्म हमें अपने देश के लिए जागृत करने का हो। देश के प्रति भक्ति का भावना जो है वो हमेशा हमारे मन में लगी रहे। ठीक है, ये था आपका कविता मेरा देश कविता। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइएगा, और इसका भावार्थ जो है हम पीडीएफ के रूप में नीचे इस वीडियो के नीचे जाइएगा तो पीडीएफ का लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ में इसका भावार्थ मिल जाएगा। और उस भावार्थ को पढ़ने के बाद आपका जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल प्रश्न आपका बन जाएगा। आप बना के रखिएगा, जब स्कूल खुलेगी तो हम कॉपी चेक करेंगे। धन्यवाद।